आज का अपना विषय संसाधन है। संसाधन संकल्पना को आज हम विस्तार से देखेंगे। संसाधन से तात्पर्य क्या है? संसाधन का जो मूलभूत अर्थ है वो ये है कि किसी भी प्रकृति में विद्यमान पदार्थ जिससे मानवीय आवश्यकता की पूर्ति होती हो या संतुष्टि होती हो, वो सब क्या है? संसाधन कहलाते हैं। प्रकृति के अंदर बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनका उपयोग अभी मनुष्य ने नहीं किया है या नहीं सीखा है, तो वो मात्र हमारे लिए क्या है? पदार्थ है। तो संसाधन वो कोई भी वस्तु मानव की आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रयोग किए जाने के कार्य द्वारा संसाधन बन जाती है। मनुष्य की संतुष्टि किसी पदार्थ को संसाधन में बदलती है। जैसे पेट्रोलियम की बात करते हैं। पेट्रोलियम लाखों वर्षों से पृथ्वी के अंदर भूगर्भ में दबा हुआ है, लेकिन जब मनुष्य ने इसकी उपयोगिता को पहचाना और इसका उपयोग करना सीखा, विभिन्न मशीनों में इसको इसकी उपयोगिता को सिद्ध किया, ये किसमें परिवर्तित हो गई? संसाधन में। कोयला वर्षों से हमारे भूगर्भ में दबा हुआ था, लेकिन मनुष्य इसका उपयोग नहीं जानता था। तब हमारे लिए एकमात्र क्या है? पदार्थ है। लेकिन जैसे ही मनुष्य ने कोयले के उपयोग को सीखा, ये हमारे लिए क्या हो गया? एक महत्वपूर्ण संसाधन बन गया। इसी प्रकार ऐसे स्थानों पर उपलब्ध पेट्रोलियम जिनका दोहन कठिन और आर्थिक रूप से नुकसान करने वाला है, पेट्रोलियम है लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या है? मात्र एक पदार्थ है। हाँ, भविष्य में अगर हम जो हमारी टेक्नोलॉजी है या हमारी जो ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से जब हम इनका दोहन प्रारंभ कर देंगे ऐसे पदार्थों का, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? एक उपयोगी संसाधन बदल जाएगा। अब संसाधन के यहाँ पर दो लक्षण हैं, क्रियात्मक क्षमता और उपयोगिता। क्रियात्मक क्षमता से मतलब होता है कि उस पदार्थ में उसकी कितनी उपयोगिता है, अर्थात मनुष्य के वो कितने उपयोग में आ सकता है। जैसे हम बात करें पॉइजन की, जहर की। जहर एक ऐसा पदार्थ है जिसका हम सीधे रूप में उपयोग नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो जीवन को हानि हो सकती है। लेकिन हाँ, अगर इसी पॉइजन को या जहर को हम दवाओं के रूप में या इसका जो विभिन्न प्रकार की मात्रा है उसमें अलग अलग रूपों में इसका उपयोग करते हैं, तब इसकी उपयोगिता क्या हो जाती है? सिद्ध हो जाती है। तब हमारे लिए क्या बन जाएगा? एक संसाधन बन जाएगा। एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। दामोदर नदी जो बंगाल का शोक कहलाती थी, कारण बाढ़, उसमें जो भारी मात्रा में जल आता था तो उसके जो आसपास पानी फैल जाता था और उस बाढ़ के कारण फसलों को, घरों को और जो पशु हैं उनको भारी नुकसान होता था। लेकिन जैसे ही हमने दामोदर नदी पर अनेकों जो बांध परियोजनाएं हैं उनका निर्माण शुरू किया, उसके पानी को रोका और उस बाढ़ को क्या किया? नियंत्रित किया। उसके कारण उससे निकलने वाली नहरों से जो हमने सिंचाई क्षेत्र को विकसित किया, तो हमारे लिए दामोदर नदी क्या बन गई? एक महत्वपूर्ण संसाधन। तो वो बाढ़ का जो जल था, जो पहले जिसकी कोई क्रियात्मक क्षमता नहीं थी, बांध बनने के कारण उसकी उपयोगिता कई गुना क्या होती है? बढ़ जाती है। तो वो हमारे लिए क्या बन गया? एक संसाधन बन गया। जिमरमैन कहते हैं कई संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण होते हुए भी पर्याप्त महत्व नहीं प्राप्त करते। जैसे उन्होंने बताया, स्वास्थ्य, सामाजिक समरसता, बुद्धिमत्तापूर्ण नीतियाँ, ज्ञान, स्वतंत्रता, ये महत्वपूर्ण हैं लेकिन पर्याप्त महत्व प्राप्त नहीं करते। इनका महत्व तभी है जब इन पर निर्भर जो पदार्थ हैं उनका उपयोग हम मानव कल्याण या उस समाज के लिए करते हैं जिससे समाज की अधिकांश आवश्यकताओं की क्या होती है? पूर्ति होती है। इसलिए किसी समाज या राष्ट्र के पास अच्छा स्वास्थ्य, सामाजिक समरसता, बुद्धिपूर्ण नीतियाँ और ज्ञान स्वतंत्रता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो महत्वपूर्ण संसाधन है। महत्वपूर्ण संसाधन क्या है? लोहा है, सोना है, एल्युमिनियम है, तांबा है, ऐसे अनेकों संसाधन हैं जो मानव के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है और उसकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। संसाधन में आगे जो बात करते हैं, संसाधन, प्रतिरोध और उदासीन तत्व। संसाधन वे सभी पदार्थ हैं जिनसे मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति होती है। प्रकृति मानव के लिए ऐसे पदार्थ प्रदान करती है जो संसाधन का कार्य कर सकते हैं। जैसे फसल उगाने के लिए भूमि, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोयला,
कृषि के लिए वर्षा, ये सब क्या है? संसाधन है, संसाधन की श्रेणी में आते हैं। प्रकृति मानव कुछ हानिकारक पदार्थ भी प्रदान करती है जो जो प्रतिरोधक तत्व कहलाते हैं, जैसे बंजर भूमि, बाढ़, बीमारियां, जहरीले पदार्थ, तूफान, भूकंप आदि। बाढ़, इसकी कोई कार्यात्मक क्षमता नहीं होती है, इसलिए इसको हम प्रतिरोधक तत्व के रूप में आकलन करते हैं। लेकिन यदि बाढ़ के को नियंत्रित कर लिया जाए, पानी को नियंत्रित कर लिया जाए, उसको इधर उधर फैलने से रोक लिया जाए और उस नियंत्रित किए हुए पानी का उपयोग हम बिजली बनाने में या सिंचाई में, कृषि में विभिन्न रूपों में करते हैं, पेयजल के रूप में करते हैं, तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा? एक महत्वपूर्ण संसाधन बन जाएगा, जो हमारे लिए पहले क्या था? एक प्रतिरोधक तत्व के रूप में कार्य कर रहा था। ऐसी बंजर भूमि की बात करते हैं तो बंजर भूमि को भी हम विभिन्न प्रकार की जो तकनीक है उनके माध्यम से हम उपयोग में ला सकते हैं। तो ये बंजर भूमि हमारे लिए क्या बन जाएगा? एक उपयोगी संसाधन बन जाएगा। कहने का तात्पर्य ये, जो कि प्रतिरोधक तत्व हैं, यदि हम उनका उपयोग करना सीख लेते हैं तो वो हमारे लिए धीरे धीरे क्या बन जाते हैं? संसाधन बन जाते हैं। मानवीय क्षेत्र में भी इसी प्रकार के संसाधन और प्रतिरोध मिलते हैं। शिक्षा, प्रशिक्षण, अच्छा स्वास्थ्य, राष्ट्रीय और सामाजिक भावनाएं, अनुकूलतम जनसंख्या, ये सब क्या है? संसाधन है मानवीय क्षेत्र में। किसी राष्ट्र के पास अच्छी सामाजिक भावना है, अनुकूल जनसंख्या है, शिक्षा है और उस जनसंख्या का जो प्रशिक्षण है, कौशल विकास है, अच्छा है, तो वो जितने भी पदार्थ उसकी सीमाओं के अंदर मिलते हैं उनका वो अच्छे से क्या करता है? उपयोग करता है और राष्ट्र का विकास तेजी से होता है। जबकि किसी क्षेत्र में या किसी राष्ट्र में संसाधन तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसका उपयोग करने वाली जो जनसंख्या वो क्या है? सीमित है, अल्प है, या फिर ओवर क्राउडेड है, अत्यधिक जनसंख्या, जिससे कि संसाधनों पर दबाव पड़ जाता है। जातीय संघर्ष है, अज्ञान है, युद्ध है, ये सब ऐसे हैं जो मानवीय क्षेत्र में जो जिन्हें हम संसाधन कहते हैं, ये प्रतिरोधक तत्वों के रूप में कार्य करते हैं। कोई भी ऐसी क्रिया जो किसी पदार्थ को संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने से रोकती है, अवरोध या प्रतिरोध कहलाता है। मैंने उदाहरण दिया था आपको बंगाल का, दामोदर नदी, जब तक हमने उस पर बांध नहीं बनाए थे, उसके पानी को नियंत्रित नहीं किया था, वो हमारे लिए क्या था? एक तरह से प्रतिरोध था। जैसे मिट्टी की उत्पादकता और बंजर भूमि। मिट्टी की उत्पादकता का महत्व किसके लिए है? कृषि के लिए है। अगर मिट्टी उपजाऊ है तो उसमें विभिन्न प्रकार की फसलों का आसानी से क्या किया जा सकता है? उत्पादन किया जाता है। यदि मिट्टी किसी कारण से बंजर हो जाए तो ये अवरोधक के रूप में बदल जाएगी। अब मिट्टी जो बंजर भूमि में परिवर्तित हो रही है उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लगातार भूमि से जल का दोहन या वर्षा की कमी। पहले वो उपजाऊ थी लेकिन बाद में वो क्या हो जाती है? इन कारणों से भूमि बंजर हो जाती है, तो वो एक अवरोधक के रूप में हमारे सामने आती है। ऐसे ही हम वर्षा और बाढ़ की बात करते हैं। वर्षा अगर वो नियंत्रित मात्रा में हो रही है तब तो हमारे लिए उपयोगी है, सिंचाई और पेयजल में हम उसका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर वो अनियंत्रित है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रही है, तब वो बाढ़ के रूप में प्रवाहित होती है और उसके पानी का जो उपयोग है उसको हम नहीं कर पाते हैं, और उससे जो होने वाला नुकसान है वो हमारे लिए क्या है? एक तरह से अवरोधक के रूप में कार्य करता है। संसाधन और प्रतिरोधक साथ साथ कार्य रहते हैं। मानवीय संतुष्टि की सीमा संसाधनों और प्रतिरोधों के कार्यों पर निर्भर है, न कि अकेले संसाधनों के कार्य पर। तो संसाधन और प्रतिरोधक दोनों साथ साथ कार्य करते हैं, और मानव अपने जो बुद्धि है, तकनीकी जो कौशल है, उसके द्वारा जो प्रतिरोधक तत्व हैं उनको संसाधन में बदलने की क्षमता रखता है। इसलिए दोनों साथ साथ कार्य करते हैं। आणविक ऊर्जा आधुनिक मानव द्वारा निर्मित एक महत्वपूर्ण संसाधन है, कोई दोहरा नहीं है इसमें। हम बड़ी मात्रा में जो हमारी जो ऊर्जा की जो आवश्यकता है इसके द्वारा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, और जो हमारा जो भार खनिज तेल और कोयले पर है उस भार को इससे कम किया जा सकता है। इस ऊर्जा को यदि उत्पादक कार्यों में प्रयोग किया जाता है तो ये मानव के लिए कल्याणकारी हो सकती है। यही ऊर्जा संपूर्ण विश्व के विनाश के लिए भी प्रयुक्त की जा सकती है। अगर हम इसका उपयोग
ऊर्जा में मानव कल्याण के लिए कर रहे हैं, तब तो ये क्या है, एक वेलफेयर मटेरियल है, कल्याणकारी पदार्थ है। अगर हम इसका उपयोग आजकल बहुत सारे देश आप पढ़ते हैं कि परमाणु बम बनाने में जुटे हुए हैं, उनका कारण क्या है, बम अगर हम किसी पर इस परमाणु बम को किसी पर छोड़ते हैं तो उससे होने वाला जो विनाश है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। द्वितीय विश्व युद्ध में 1945 में हमने ये देख लिया है कि नागासाकी और हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा जो बम गिराए गए थे तो उससे कितनी मात्रा में विनाश हुआ था। अब बात करते हैं उदासीन तत्व। प्रकृति में तीसरे प्रकार के पदार्थ भी होते हैं जो ना तो लाभकारी रूप में और ना ही हानिकारक रूप में प्रभावित करते हैं, जिन्हें उदासीन तत्व कहते हैं। प्राचीन काल का मानव कोयला और उसके प्रयोग को नहीं जानता था। उसके लिए भूमि में नीचे दबा हुआ कोयला ना तो संसाधन था और ना ही प्रतिरोधक। उस कोयला का किसी भी प्रकार का प्रभाव मानव पर नहीं पड़ता था, इसलिए वह केवल क्या है, एक उदासीन तत्व था। यानी कि ऐसे संसाधन या पदार्थ जिनके होने से मानव पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वो क्या है, उदासीन तत्व है। उदासीन तत्व, जो भी उदासीन तत्व जिन्हें हम उदासीन तत्व कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं उदासीन तत्व, वे सभी पदार्थ जिनका उपयोग मनुष्य नहीं कर पा रहा है, जिनकी उपयोगिता वो सिद्ध नहीं कर पा रहा है, वो मनुष्य के लिए उपयोगी है। हमारे सामने सोना पड़ा हुआ है लेकिन हम उसका उपयोग नहीं जानते हैं, तो हमारे लिए क्या है, एक पत्थर का टुकड़ा है, ये हमारे लिए बेकार की वस्तु है। लेकिन जैसे हमें उसके महत्व के बारे में पता चलता है कि ये कितना महत्वपूर्ण है, तो उसकी उपयोगिता कई गुना बढ़ जाती है और उसको प्राप्ति के प्रयास भी बढ़ जाते हैं। उदासीन तत्वों को संसाधन में परिवर्तित करने के लिए निम्न तत्व आवश्यक होते हैं: अच्छी पड़ोसी नीति, पूंजी की उपलब्धता, श्रम, घरेलू बाजार, विदेशी बाजार, आधुनिक तकनीक। ये सारी जो चीज़ें हैं यदि मनुष्य के पास हैं तो कोई भी उदासीन तत्व एक अच्छे संसाधन में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। मानव इतिहास के प्रारंभिक युगों में प्रतिरोधक उदासीन तत्व अधिक थे और संसाधन कम। मानव विकास और तकनीकी दक्षता से इन उदासीन तत्वों को और कुछ प्रतिरोधी तत्वों को भी संसाधन में बदल डाला, जिससे संसाधनों का स्टॉक बढ़ता गया। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे जैसे मानव का विकास होता गया और उसने अपनी जो तकनीकी जो क्षमता है, कौशल है, उसके आधार पर उसने प्रकृति के अंदर विद्यमान ऐसे सभी पदार्थों को संसाधनों की जो लिस्ट है उसमें शामिल कर लिया और एक संसाधनों की एक लंबी जो फहरिस्त है वो तैयार हो जाती है। अर्थात व्यक्ति या मानव के पास अनेकों प्रकार के संसाधन उपयोग में करने के लिए प्राप्त होने लगते हैं, जिससे संसाधनों का स्टॉक जो क्या होता है, बढ़ता जाता है। किसी भी राष्ट्र के उन्नत समाज में उदासीन तत्वों और प्रतिरोधक तत्वों की अपेक्षा संसाधन अधिक होते हैं, जबकि पिछड़े समाज में संसाधनों की अपेक्षा उदासीन तत्व और प्रतिरोधक तत्व क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। हम अमेरिका की बात करें तो उसके पास उसने अपने तकनीकी कौशल से इतने अधिक संसाधनों का विकास किया है जिससे कि उसका जो आर्थिक विकास है वो तेज़ी से हुआ है। ऐसे हम यूरोपियन देशों की बात करें तो उनके पास उदासीन तत्व कम है जबकि संसाधन क्या है, अधिक हैं। जबकि हम अफ्रीका की बात करें या दक्षिण अमेरिका के जो देश हैं उनकी बात करें तो उनके पास संसाधन कम है और प्रतिरोधक जो पदार्थ हैं उनकी संख्या क्या है, ज़्यादा है। जैसे जैसे समाज का विकास होता है उदासीन तत्व और प्रतिरोधक जो तत्व हैं वो धीरे धीरे संसाधनों में क्या होते हैं, परिवर्तित होते जाते हैं।